हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कुमार सौरभ में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बिहार वेस्ट एग्ज़ाम के लिए है। फॉर एग्जांपल बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस एंड अदर बिहार वेस्ट एग्ज़ाम। ठीक है, तो आइए इस सेट में आज मैं आपके साथ 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो बिल्कुल गेस क्वेश्चन है, जो हो सकता है कि आने वाले एग्ज़ाम में हू बहू आ जाए, भरवा टीम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ विदेशिया फोक ड्रामा। ये जो विदेशिया फोक ड्रामा है ये बिहार का फोक ड्रामा है। तो विदेशिया लोक नाट्य के आरंभकर्ता किसे माना जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा भिखारी ठाकुर। ए ऑप्शन हो जाएगा भिखारी ठाकुर। देखिए, ये जो विदेशिया है इसमें केवल पुरुष कलाकार, ठीक है, होते हैं और ये लेडीज की भी भूमिका निभाते हैं। यू कैन से महिलाओं की भी भूमिका निभाते हैं, होते हैं पुरुष कलाकार लेकिन ये महिलाओं की भूमिका निभाते हैं। इसके प्रारंभकर्ता भिखारी ठाकुर को कहा जाता है या माना जाता है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर भी बोला जाता है। इसमें जोकर होता है, लौंडा जो कि बिहार का स्थानीय भाषा है, आदि दर्शकों को हंसाने का काम करता है, इंटरटेनमेंट का काम करता है। आइए कुछ भिखारी ठाकुर के बारे में जान लें। भिखारी ठाकुर को, जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। ये जो भिखारी ठाकुर हैं ये शेक्सपियर कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर। ठीक है, यह ध्यान देंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, बिहार के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 में, ठीक है, सारण जिले के कुतुबपुर गांव में हुआ था। सारण जिला, जिसे छपरा के नाम से भी जाना जाता है, कुतुबपुर गांव में हुआ था। भिखारी ठाकुर सामाजिक चेतना के लोकप्रिय कवि, सिंगर और नाटककार थे जिन्होंने बिना औपचारिक शिक्षा ग्रहण किए लोकप्रिय भोजपुरी साहित्य की रचना भी की। भिखारी ठाकुर द्वारा रचित नाटक जहाँ एक और समाज को नैतिकता की शिक्षा देता है, मोरल की शिक्षा देता है, वहीं दूसरी ओर इनके जो पोएम्स होती थी उसमें श्रृंगार, करुणा, भक्ति और हास्य का एक मनोरम मिश्रण दिखता था। ठीक है, यदि पूछा जाए भिखारी ठाकुर की प्रसिद्ध कृतियाँ क्या है, ये पूछ सकता है बीपीएससी में। 2-3 ऑप्शन दे देगा और उसमें दे देगा इनमें से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो इसे भी जान ले। बेटी वियोग, विदेशिया, राधे श्याम बहार, भाई विरोध, बेटी बेचवा, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्र बधू, गबर घिचोर, ननद भौजाई, कलयुग प्रेम एक्सेट्रा, ये इनकी रचनाएं थी भिखारी ठाकुर को। इनको भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें एक ऑप्शन है प्रभावती देवी। आप यदि हमारे 13 नंबर वीडियो देखेंगे तो इसमें मैंने प्रभावती देवी का जिक्र किया था। ये एक एक्टिविटी क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता थी और ये पटना से रिलेटेड थी। कहाँ से थी? पटना से, प्रभावती देवी। कल के वीडियो में आप देख लेंगे। ठीक है, इनका डिस्कस मैंने कर चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स रिलेटेड टू स्टेट ऑफ बिहार। बिहार की पेंटिंग विद्या में निम्न में से कौन सी है? ठीक है, तो देखिए, मंजूषा पेंटिंग्स, मधुबनी पेंटिंग्स, थांका चित्रकला या पटना कलम। तो जो बीपीएससी के जो बोल सकते हैं डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे, सीरियस स्टूडेंट होंगे, उन्हें पता होगा। इसमें सारे के सारे जो हैं बिहार की पेंटिंग्स हैं और सारे इम्पोर्टेंट हैं। मेंस में तो पटना कलम और मधुबनी पेंटिंग्स पे क्वेश्चन तक बन जाती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका आंसर ई, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। आइए कुछ पेंटिंग्स को हम डिस्कस कर लें। सबसे पहला पेंटिंग्स है मंजूषा। ठीक है, मंजूषा के अंतर्गत जो होता है बिहुला बिसहरी की दंत कथाओं का चरित्र चित्रण होता है। किसका होता है? बिहुला बिसहरी। जो मंजूषा चित्रकला है यह मुख्यतः भागलपुर जिले में, बिहार का सिल्क सिटी बोला जाता है, भागलपुर जिले में। मंजूषा चित्रकला कहाँ है? भागलपुर जिले में, सिल्क सिटी ऑफ बिहार।
यह रेखा चित्र पर आधारित चित्रकला है। किस पे आधारित है? रेखा चित्र पे। एक एक शब्द को ध्यान देखिएगा, मेंस में भी लिखने में आपको ये काफ़ी मददगार होगा। मंजूषा कला के मुख्य चिन्ह जो साइन होते थे, क्या क्या मंजूषा कला में जो चित्रकला होती थी किस किस चीज़ का होती थी? स्नेक सांप, चंपा की फूल, सन सूर्य जिसको बोलते हैं, लोटस कमल, एलिफेंट हॉर्स, पीकॉक मैना बोल सकते हैं, कछुआ टोर्टोइज, फिश, ट्री, कलश, ठीक है, तीर धनुष, शिवलिंग, ये मंजूषा कला के मुख्य चिन्ह थे। इस कला में मुख्यतः 3 रंगों का ही प्रयोग होता था। क्वेश्चन दे देगा कि निम्नलिखित में से किस चित्रकला में केवल 3 रंगों का प्रयोग होता था, तो आंसर होगा मंजूषा चित्रकला। कौन कौन सा रंग था? तो इसका रंग था पिंक, गुलाबी, ठीक है, पिंक था, दूसरा ग्रीन था, ग्रीन हरा, और तीसरा जो था वो येलो था, येलो पीला। मंजूषा चित्रकला में गुलाबी, हरा और पीला था। क्वेश्चन एक बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कलाकार मंजूषा चित्रकला से जुड़ी हुई थी? तो चक्रवर्ती देवी, चक्रवर्ती देवी ये मंजूषा चित्रकला से जुड़ी हुई थी। मंजूषा चित्रकला से कौन जुड़ी हुई थी? चक्रवर्ती देवी, चक्रवर्ती देवी। नेक्स्ट, मधुबनी पेंटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार की चित्रकारी में मुख्यतः महिलाएं सम्मिलित होती थी। मधुबनी पेंटिंग्स में महिलाएं सम्मिलित होती थी, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ कि इसका डिमांड विदेशों में भी होने लगा, तो इसमें पुरुष भी शामिल हो गए। इस चित्रकला की शुरुआत मिथिला प्रदेश से हुई। आप जानते हैं कि मैथिली भाषा हमारे 8वीं अनुसूची में है, 22 भाषाओं में से एक है, जिसमें खासकर विषम रंग एवं चटकीली आकृतियाँ निर्मित की जाती थी। मधुबनी पेंटिंग्स में प्रारंभ में कच्ची मिट्टी पर चित्रकारी की जाती थी, लेकिन बाद में इसको बिजनेस का रंग दे दिया गया, ठीक है, और इसमें कैनवास, कागज़ और कपड़ों पर भी इसे उतारा जाने लगा। काफ़ी फेमस है। मेंस के स्टूडेंट्स भी ध्यान से सुनेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत मुख्यतः भित्ति चित्र, जिसमें महिलाएं किसी पर्व त्यौहार एवं वैवाहिक संस्कारों के अवसर पर चित्रण का कार्य करती थी। फॉर एग्जाम्पल, कोहबर घर की सजावट तथा गोसनी घर की सजावट में चित्रकारी करना। गोसनी घर के सजावट के अंतर्गत मुख्यतः देवी देवताओं के चित्र या मूर्तियां बनाई जाती थी। अरीपन, अरीपन भूमि चित्र जिसको बोला जाता है, उसको फिंगर से बनाया जाता है, जो जनेऊ, मुंडन, विवाह समारोह आदि के अवसर पे होता है। ये बिहार के कल्चर से रिलेटेड है और अपने आप में ये काफ़ी मतलब कि इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत पशु पक्षी, फल फूल, शुभ प्रतीक एवं देवी देवता के चित्र बनाए जाते थे। मधुबनी पेंटिंग्स के अगर जो कलाकार की बात करें तो जनरली इसमें महिलाएं शामिल होती थी, तो नाम भी जान लें आप लोग। मेंस के स्टूडेंट इसे लिख भी सकते हैं, नंबर मिल सकता है इस पर। जगदम्बा देवी, महासुंदरी देवी, हेमा देवी, सीता देवी, गोदावरी दत्ता, भारती दयाल, बउआ देवी एक्सेट्रा जो थी, ये मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड महिलाएं थीं। जो पूर्व मध्य रेलवे से संबंधित एक सुदूर रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण का वर्णन करने वाली एक लघु फिल्म मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स को 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार के तहत रजत कमल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड है। थंका पेंटिंग, ठीक है, ये जो थंका चित्रकला है यह भारतीय, नेपाली तथा तिब्बती संस्कृति की एक अनुपम मिसाल है। कौन कौन है? भारतीय, नेपाली और तिब्बती संस्कृति। थंका ध्यान देंगे, इसके माध्यम से जो तिब्बती धर्म है, संस्कृति है एवं दार्शनिक मूल्यों को अभिव्यक्त किया जाता है। फिलहाल इस शैली के लगभग 109 चित्र में प्रमुख रूप से अंत प्रकृति, धर्मपाल, दिव्यता, अभिधर्मोपदेश आदि से संबंधित चित्र पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं। बस इतनी है थंका चित्र के लिए, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मंजूषा, मधुबनी और पटना कलम ये तीनों इम्पोर्टेंट है, मेंस में सवाल भी बनते हैं इससे। पटना कलम क्या था? इस कला के अंतर्गत कागज एवं हाथी का दांत का प्रयोग किया जाता था। पटना कलम में कागज और टस्क ऑफ एलिफेंट का यूज किया जाता था, जिसका शुरुआत मुगल शासक अकबर एवं ब्रिटिश दरबार में हुई, जिसमें खासकर मुगल दरबार में ही होते थे। इसके 2 कलाकार प्रमुख थे, नोहर और मनोहर। ध्यान देंगे पटना कलम से
नोहर और मनोहर, मेंस वाले तो ज़्यादा ध्यान देंगे। नोहर और मनोहर, यह सिर्फ प्री के लिए नहीं है, मेंस के लिए भी है। ठीक है। यह चित्रकला शैली वाटर कलर पर आधारित थी, जो बाद में इंडो ब्रिटिश चित्र शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस शैली को पुरुषों की चित्र शैली भी बोला जाता है। अब देखिए क्वेश्चन इससे बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस चित्र शैली को पुरुषों की चित्र शैली बोला जाता है, तो पटना कलम को, जबकि मधुबनी को बोला जाता है महिलाओं की चित्र शैली। ठीक है, तो पटना कलम से इतना इम्पोर्टेंट है। इस पटना कलम में जो चित्र की प्रधानता रही उसमें देखिए कौन कौन से थे। लाल चंद्र और गोपाल चंद्र भी इसमें आगे चल के प्रसिद्ध चित्रकार हुए नोहर और मनोहर के बाद, जबकि अंतिम चित्रकार के रूप में, मतलब इनके बाद माना जाता है कि कोई चित्रकार नहीं हुआ, तो ईश्वरी प्रसाद वर्मा। ईश्वरी प्रसाद वर्मा का जैसे ही निधन हुआ पटना कलम शैली खत्म हो गई, विलुप्त हो गई। ईश्वरी प्रसाद वर्मा, ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा लोक नाट्य बिहार राज्य से संबंधित है? सामा चकेवा, विदेशिया, डोमचक या जाट जटिन? जो बीपीएससी वाले स्टूडेंट हैं वो सब जानते होंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा एक से अधिक। ए बी सी डी ये चारों जो है बिहार से रिलेटेड है, चारों। ठीक है, देखिए जो सामा चकेवा होता था, इस लोक नाट्य में जो पात्र होते थे वह भाई बहन की भूमिका में होते थे। सामा चकेवा में जो पात्र होते थे वो ब्रदर सिस्टर की भूमिका में होते थे। इसमें ब्रदर और सिस्टर होते थे। ठीक है, यह लोकनाट्य कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में 7वीं तिथि से पूर्णिमा तिथि तक आयोजित होती है बिहार में। इसमें प्रायः जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो पाठ प्रस्तुत करती है और इसके पात्र प्रायः मिट्टी के बने होते हैं, ध्यान देंगे, सामा चकेवा से। दूसरा है विदेशिया, अभी हमने आपके साथ जिक्र किया, भिखारी ठाकुर, शेक्सपियर और भोजपुरी। ठीक है, तो विदेशिया में क्या होता था कि इसमें केवल पुरुष कलाकार जो महिलाओं की भी भूमिका निभाते थे, पुरुष कलाकार ही होते थे। ठीक है, भिखारी ठाकुर इसके प्रारंभ करता थे। जोकर, लौंडा आदि दर्शकों को हंसाने का काम इसमें करते थे विदेशिया। एक है डोमचक। डोमचक में भी केवल महिलाएं भाग लेती थी। सामान्यतः जो विवाह समारोह के दौरान जब वर पक्ष की तरफ से बारात निकल जाती है तो रात्रि महिलाएं घर परिवार की सुरक्षा हेतु डोमकच का पाठ करती है, जिसमें वो पुरुषों के कपड़े पहनकर पुलिस, डोमिन, अधिकारी, ऑफिसर्स एक्सेट्रा बनती है। ठीक है, ये है डोमचक। जाट जटिन, इसमें मुख्यतः जो कुंवारी लड़कियां होती है भाग लेती है जाट जटिन में। इसका आयोजन सावन महीने से लेकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष तक होता है, ध्यान देंगे। इसमें जट पक्ष में लड़कियां दूल्हे के कपड़ों में, जबकि जटिन पक्ष में लड़कियों को दुल्हन की तरफ सजाकर नृत्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया जाता है जट जटिन में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई? ठीक है, बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई बताएंगे। 16 दिसंबर 1916, 16 दिसंबर 1917, ठीक है, 15 दिसंबर 1916 और 15 दिसंबर 1917। बिहार में होम रूल की स्थापना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये कब हुई? तो बिहार में होम रूल की जो स्थापना हुई वह 16 दिसंबर 1916 को ही। बिहार में होम रूल की स्थापना कब हुई? 16 दिसंबर 1916 को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 दिसंबर 1916 को पटना में मौलाना मजर उर हक, देखें नाम में थोड़ा दिक्कत होता है, मजरूल हक, पटना में इस डेट को 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजरूल हक के नेतृत्व में हुई। इसमें सरफराज हुसैन को उपाध्यक्ष बनाया गया था और चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाया गया था। एक एक नाम इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हसन इमाम व पूर्णेंद्र नारायण सिन्हा बिहार होम रूल लीग के अंश सक्रिय सदस्य थे। बिहार में इस आंदोलन का प्रभाव चंपारण को छोड़कर अन्य सभी हिस्सों में देखने को मिला। क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में होम रूल लीग का प्रभाव किस जिले में नहीं पड़ा? तो चंपारण में नहीं पड़ा। क्यों नहीं चंपारण में पड़ा? तो उस समय वहाँ चंपारण सत्याग्रह हो रहा था। ठीक है, उस समय गांधी जी का वहाँ चंपारण सत्याग्रह चल रहा था और इसलिए गांधी जी ने एनी बेसेंट की प्रशंसा तो की इसमें, लेकिन उन्होंने यहाँ के स्थानीय लोगों को इस आंदोलन का हिस्सा बनने से भी रोका। ये भी ध्यान देंगे, एनी बेसेंट की इन्होंने प्रेज किया था
लेकिन वहाँ के लोगों को, जो स्थानीय लोग थे, उनको इस आंदोलन का हिस्सा बनने से रोका था। राज्य के मुजफ्फरपुर में जनकधारी प्रसाद के नेतृत्व में तथा सारण में बजरंग सहाय तथा तारणी प्रसाद सिन्हा के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। बिहार में जो होम रूल लीग के सदस्य जो होते थे, वह घड़ी की चेन के साथ जस्ता का एक बिल्ला पहनते थे। बिहार में जो होम रूल लीग के सदस्य होते थे, वो घड़ी की चेन के साथ जस्ता का एक बिल्ला पहनते थे, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज में होम रूल लीग लिखा होता था। ठीक है। होम रूल लीग आंदोलन के दौरान एनी बेसेंट को 2 बार पटना आगमन हुआ। ये क्वेश्चन बना है कि होम रूल लीग के दौरान एनी बेसेंट कितनी बार पटना आए, तो 2 बार आए। पहली बार 18 अप्रैल 1918 को आए। पहली बार कब आए? 18 अप्रैल 1918 को आए थे। ये आकर उन्होंने सभा को संबोधित किया और उसका सब्जेक्ट क्या था? विश्व युद्ध जो चल रहा था में सहायता के बदले स्वशासन की मांग। और दूसरी बार कब आए? तो दूसरी बार आए 25 जुलाई 1918 को। 25 जुलाई 1918 को, यानी 2 बार एनी बेसेंट पटना आए थे। ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो दूसरी बार आए, संवैधानिक सुधारों संबंधी प्रस्तावों पे विचार विमर्श किया था। देखिए, होम रूल आंदोलन भारत में तथा बिहार में व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं कर पाया, किंतु सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी यह रही कि इसमें भावी राष्ट्रीय आंदोलन का आधार तैयार कर दिया था। अर्थात जो जुझारू योद्धा तैयार हो गए थे। गांधीवादी आंदोलन में ही जुझारू योद्धा आज़ादी की मशाल लेकर आगे बढ़े और इस आंदोलन ने देश के कई नए नए क्षेत्रों, यूपी, गुजरात, सिंध, मद्रास, मध्य प्रांत, बरार को राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बनाया। और आगे चलकर 1919 में जब गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह की अपील की, तो होम रूल लीग आंदोलन से जुड़े लोग भी इसमें शामिल हो गए और आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो बिहार में होम रूल लीग 16 दिसंबर 1916 को शुरू हुआ। अरे जाओ ना बाहर यार, दिमाग बात। वेन वाज बिरसा मुंडा काउट वाइल ही वाज स्लीपिंग। बिरसा मुंडा को सोते हुए कब पकड़ा गया था? बीपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें एक ऑप्शन ऐड कर लें, ई। ठीक है। 3 मार्च 1900 को, 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। कहीं कहीं 3 फरवरी 1900 भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन 3 मार्च 1900 मानेंगे। आयोग ने इसी को आंसर सही माना है, 3 मार्च 1900 को। ठीक है, बिरसा मुंडा को सोते हुए पकड़ा गया था। देखिए, जो बिरसा मुंडा थे उनके बारे में कुछ जान लीजिए। अंग्रेजों के विरुद्ध 1899 में, अंग्रेजों के विरुद्ध 1899 में, ठीक है, मुंडा आदिवासियों द्वारा छोटा नागपुर के आसपास के क्षेत्र, ये छोटा नागपुर क्षेत्र में पाए जाते थे मुंडा जनजाति, अपने शोषण और उत्पीड़न के खिलाफ बिरसा मुंडा के नेतृत्व में एक आंदोलन चलाया। मुंडा आदिवासियों के इस महान आंदोलन को उलगुलान कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि उलगुलान जो है किस जनजाति का आंदोलन था? तो मुंडा जनजाति का था। 3 मार्च 1900 को बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर, ध्यान देंगे, चक्रधरपुर चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया और रांची के जेल में कैद कर लिया गया। रांची के जेल में ही हैजे के रोग का ये शिकार हो गए और 9 जून 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा की मृत्यु हो गई। यानी 3 मार्च 1900 को पकड़ा गया और 9 जून को इनकी मृत्यु हो गई। रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि है। ठीक है, डिस्टिलरी पुल के पास, रांची में कोकरपुर के पास डिस्टिलरी पुल जो है, यहाँ ब्रिज है, वहाँ पे इनकी समाधि है। क्या पता बीपीएससी ये भी पूछ ले। जमीन संबंधित अधिकार एवं बेकारी से मुक्ति हेतु मुंडा आदिवासियों के हित में छोटा नागपुर काश्तकारी कानून 1908 भी पारित हो गया। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है बिरसा मुंडा। कुछ और जान लें इनके बारे में। एक क्वेश्चन पूछता है कि बिरसा मुंडा के गुरु का नाम क्या था? तो बिरसा मुंडा के गुरु का नाम आनंद पांडे था। ठीक है, बिरसा मुंडा ने मुंडा विद्रोह जो 1899 से 1900 के बीच में और इनके गिरफ्तार के साथ ये ठंडी पड़ गई थी, हुआ था, नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था, बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था ये 1874 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो चालकद नामक गांव में, चालकद नामक गांव में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, उसकी शिक्षा दीक्षा चाईबासा में हुई थी। जर्मन धर्म प्रचारकों से प्रभावित होकर वह ईसाई बन गए, किंतु उनकी जो आत्म पिपासा थी वो शांत नहीं हुई। वो अपने पूर्वजों के मौलिक मुंडा धर्म में विश्वास करने लगे।
वह हिंदू धर्म से भी काफ़ी प्रभावित हुए थे और 1895 में उसने एक नए संप्रदाय का प्रचलन किया, जिसके आधार पर उसने बोंगो यानी जो देवी देवता होते थे उनके जगह सिंग बोंगा यानी एक देवता की पूजा करने को कहा। सिंग बोंगा, लोग उसे साक्षात ईश्वर का अवतार समझने लगे थे। 3 मार्च 1900 को बिरसा को पकड़ लिया गया और जेल में ही 9 मार्च को उनके हैजे की वजह से मृत्यु हो गई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मुंगेर्स बरहिया ताल प्रोटेस्ट? मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। डिमांड फॉर रिटर्न ऑफ बकास्त लैंड, बस इतना ही जाने कि बकास्त भूमि की वापसी के लिए मुंगेर का बरहिया ताल प्रोटेस्ट हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो यह काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, मेजर बारो को हराया। मेजर बारो को। एक क्वेश्चन बनता है कि 1857 की क्रांति से ठीक पहले कौन सी जनजाति विद्रोह हुई थी? तो संथाल विद्रोह हुई थी, ध्यान देंगे। आइए कुछ संथाल विद्रोह के बारे में जान लें। इस विद्रोह का जो केंद्र था, संथाल विद्रोह का जो केंद्र था वह बीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और बांकुड़ा जिला था। विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका कारण था कृषकों का उत्पीड़न था, जिसमें जनजातियों को कृषि एवं वनों पर से जमींदारों द्वारा बेदखल करना शामिल था। ये जमींदार लोग जो थे ना, काफ़ी इनको मतलब कि क्या बोल सकते हैं, उत्पीड़न किए थे आदिवासियों का। इस विद्रोह का नेतृत्व करता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस विद्रोह का नेतृत्व करता थे सिद्धू, कानू और चांद भैरव। कौन कौन थे? सिद्धू, कान्हू और चांद भैरव। चांद भैरव थे। ये यूपीएससी भी पूछ चुका है, बीपीएससी भी काफ़ी बार पूछते रहता है और अदर स्टेट पीएससी भी पूछते रहता है। ठीक है। मुंडा विद्रोह की शुरुआत 1855-56 में हुई थी। डेट भी याद रख लेंगे, 1855-56, सारे एग्जाम में डेट पूछा जाता है, केवल बीपीएससी में ही नहीं। इसी समय संथालों ने अपनी एक पैरेलल गवर्नमेंट की घोषणा कर दी। कहाँ पे की थी? तो भागलपुर और राजमहल क्षेत्र में। इस विद्रोह के फलस्वरूप संथाल परगना जिले का निर्माण हुआ। संथाल परगना वर्तमान में एक जिला है। इसी विद्रोह के फलस्वरूप इसका निर्माण 30 नवंबर 1856 में हुआ। 30 नवंबर 1856 में किया गया और इस जिले का जो प्रथम जिलाधीश थे वह एडेन को बनाया गया। एडेन, एसली एडेन को। ठीक है, किससे बनाया गया? एसली एडेन को। एडेन को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हु मेड पटना द प्रोविंशियल कैपिटल? पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया? इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है, एक ई ऑप्शन कर लेंगे, शेरशाह। शेरशाह ने बनाया, इसका आंसर हो जाएगा शेरशाह। हु मेड द पटना प्रोविंशियल कैपिटल? तो शेरशाह ने पटना को प्रोविंशियल कैपिटल बनाया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। शेरशाह ने बनाया, इसे ध्यान रखेंगे, शेरशाह। ठीक है। तारीख़ दाऊदी एक उस समय का लेखक था। इसके विवरण के अनुसार शेरशाह ने पटना नगर के भौगोलिक एवं सामरिक महत्व को जानने के बाद सन 1541 में, कब? 1541 में, डेट भी याद रख लेंगे। 1541 में एक मजबूत फोर्ट का निर्माण किया, किले का निर्माण किया और इसे बिहार राज्य की राजधानी बनाया। पटना का प्राचीन नाम क्या था? पाटलिपुत्र था। ठीक है। पाटलिपुत्र को बसाया कौन था? तो अजातशत्रु ने बसाया था और अजातशत्रु का उत्तराधिकारी था उदयन। इतिहास में काफ़ी नाम प्रचलित है, उदयन। ठीक है। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। 3 शताब्दी तक पाटलिपुत्र 3 साम्राज्य मगध, नंद और मौर्य की राजधानी रही। तो पटना को प्रांतीय राजधानी सबसे पहले शेरशाह ने बनाया। पटना जो पहले पाटलिपुत्र था उसको बसाया कौन? तो अजातशत्रु ने बसाया। और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी कौन बनाया? तो उदयन ने बनाई। 3 नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द बिल्डर ऑफ मॉडर्न बिहार? आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा को
बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा भारत के प्रसिद्ध राजनीतिक थे, शिक्षाविद थे और अधिवक्ता एवं पत्रकार भी थे। ठीक है, बिहार के बंगाल से पृथक्करण आंदोलन की वे आत्मा थे और बिहार एवं उड़ीसा प्रांत का गठन उनके अथक प्रयासों के प्रतिफल ही था। सच्चिदानंद सिन्हा के सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष बनने का भी गौरव प्राप्त हुआ था। बिहार से थे, ध्यान देंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कहाँ हुई थी? तो संसद भवन के सेंट्रल हॉल में हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट, हु चेयर द फर्स्ट इंडियन कैबिनेट फॉर्म्ड इन बिहार? बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल की अध्यक्षता या नेतृत्व किसने किया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा मोहम्मद यूनुस, बी। ठीक है, देखिए जान लीजिए, 1937 में बिहार में गठित प्रथम बिहार मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया। और कब से कब तक किया? तो ध्यान देंगे, 1 अप्रैल 1937 से, ठीक है, 19/7/1937 तक इन्होंने किया था। 19 जुलाई 1937 तक इन्होंने किया था। 3 महीने, 2.5 महीने। ठीक है, इसके बाद डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी भी बोला जाता है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह ने 20/7 यानी उसके जस्ट अगले दिन 20/7/1937 से 31/10/1939 तक इसका नेतृत्व किया। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व सबसे पहले मोहम्मद यूनुस ने किया, समझ गए, करीब 2.5 महीने तक। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने किया। तो ये दोनों नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय दें। यदि अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और यदि नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी एट द सेम टाइम कर दें। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।